हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका राजस्थान जीके विद विष्णु चैनल के अंदर। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता, और आज हम जा रहे हैं कालीबंगा सभ्यता को पढ़ने। आज हम इसके अंदर सारी की सारी कालीबंगा और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप होंगे उनके बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है कि अपन कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो अपन को इस कालीबंगा के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो एक व्यक्ति था एल पी टेस्टिटोरी, जो कि इटली का था। वो यहाँ अपने इंडिया में आता है और यहाँ आके अपने संक्षिप्त काल के दौरान यहाँ पर उसने कुछ पुरातात्विक स्थल खोज के निकाले थे। उस दौरान उसने कालीबंगा सभ्यता के बारे में भी जो है लिखा था, और लिखने के बाद एक व्यक्ति था जॉर्ज ग्रियर्सन, उस व्यक्ति को उनके बारे में उसने सूचना दी थी। और वो जब आया था उसका टाइम ध्यान रखना, वो था 1887 से लेकर 1899 के बीच में। ये उस टाइम आया था, उसने इसके बारे में जानकारी दी, यानी कि सबसे पहले उसने जानकारी दे दी। अब जानकारी क्या दी कि भाई स्थित कहाँ पर है ये सभ्यता? हनुमानगढ़ जिले में स्थित। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। और कहाँ पर है? घग्गर नदी के पास में है, और घग्गर नदी के बाईं ओर स्थित है। यानी कि ध्यान करो कि हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के पास में है और बाईं ओर है। ये करके हमको ध्यान करके चलना है। उसके बाद जो उसकी खुदाई करने वाले व्यक्ति हैं वो थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी जो है खुदाई की जाती है। लेकिन उसके बाद जो खुदाई करने वाले हैं ब्रजवासी लाल हैं और बालकृष्ण थापर हैं, इनके द्वारा 1961 से लेकर 1969 तक खुदाई की गई थी। और इनके बाद यहाँ पर कई सारे और भी व्यक्ति थे जिनका नाम था एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव और एम एल जैन, यानी कई सारे और भी व्यक्ति थे जिनके द्वारा यहाँ पर कई बार उत्खनन किया था। और इनके इस उत्खनन के बाद जो उन्होंने खोज करके निकाला था वो ये चीज थी कि यहाँ से जो प्राप्त जिस काल की वस्तुएं प्राप्त हुई थी उस काल को अपन बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। और उस काल के अंदर हमें 3000 से ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की हमें यहाँ पर जो है वस्तुएं प्राप्त हुई थी, वो यहाँ पर हमें वस्तुएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके बाद जब हमने वस्तुएं को देखा था तो उनके उत्खनन के काल के आधार पर यहाँ जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उनको हमने यहाँ पर दो कालों में और विभाजित कर दिया था, जिनको बोलते हैं अपन प्राग हड़प्पा, यानी कि 3000 ईस्वी से 2700 ईस्वी तक जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उनको प्राग हड़प्पा काल की वस्तुएं बोल दिया। और जो दूसरा है उनको विकसित हड़प्पा सभ्यता के काल की वस्तु हमने बोल दिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो उत्खनन करने वाले व्यक्ति थे उनके द्वारा जो खुदाई की गई थी वो 5 स्तरों के अंदर की गई थी। और उन 5 स्तरों में खुदाई करने के बाद उन्होंने देखा कि जो शुरू के 2 स्तर हैं उनमें प्राग हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले की वस्तुएं प्राप्त हुई थी, और जो लास्ट के 3 जो स्तर थे उनके अंदर हड़प्पा सभ्यता के समान वस्तुएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद एक और होती है जिसको बोलते हैं अपन उत्तरकालीन हड़प्पा, यानी कि कई यहाँ पे ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई थी जो उत्तरकालीन हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के बाद की भी हिसाब से भी यहाँ पे वस्तुएं प्राप्त हुई थी। और दोस्तों एक जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान करके चलना है कि इसकी जो खोज है अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी। तो ये ध्यान रखना कि ये स्वतंत्र भारत का एकमात्र ऐसा पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज स्वतंत्रता के बाद की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान करके चलना है। इसको लिख देता हूं कि स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज स्वतंत्रता के बाद में की गई थी। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और जब इसकी बात करते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या है, तो इसको बोलते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, यानी सिंधु घाटी जब सभ्यता थी उस टाइम में सभ्यताएं थी। और इसको बोलते हैं अपन दीनहीन बस्ती, यानी कि मतलब ये है कि जो कच्ची ईंटों से यहाँ के मकान बना होने के कारण इसको अपन दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। और ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी वो अधिकतर तांबे की थी, इसलिए उसको ताम्रपाषाणकालीन बोला जाता है। और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है।
और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है नगरीय सभ्यता, यानी कि यहाँ का जो सुनियोजन व्यवस्था थी उसको देख करके ये बोला गया था कि ये जो सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता है। ठीक है। और जो एक व्यक्ति था दशरथ शर्मा, उसके द्वारा ये बताया गया था कि जो कालीबंगा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा के द्वारा इसको कहा गया था। यानी कि ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ी है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी थी उसको भी ध्यान रखना। तो वो थी राकी गढ़ी जो है हरियाणा में, और दूसरी है धौलावीरा, और धौलावीरा स्थित है गुजरात के अंदर, यानी कि और उसके बाद जो सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता, वो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी जिसको बताया गया है, ये है अपने राजस्थान में। अब इसके जो है यहाँ से प्राप्त वस्तु है उनके बारे में अध्ययन करने से पहले ये बात भी हमेशा ध्यान रखना कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसका पतन हुआ कब था। तो वो इसका पतन हुआ था 1919 ईस्वी में। लेकिन इसके साथ साथ में जो हमें इसका जो मेन क्वेश्चन है वो अपन को ध्यान रख के चलना है कि कालीबंगा सभ्यता मुख्य रूप से किस काल के अंदर विकसित हुई थी। तो उसको विशेषता ध्यान रखना कि ये जो सभ्यता है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी के अंदर विकसित हुई थी। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, हमारी यहां तक की सब बात क्लियर हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो है कालीबंगा सभ्यता से कौन कौन सी वस्तु और कैसे कैसे क्या क्या प्राप्त हुआ था उनके बारे में। तो इसके बारे में अध्ययन करने से पहले मैं एक बार और दोबारा इसकी ओर चलता हूं कि एक व्यक्ति है एनपी टेसीटोरी और अपनी बीवी के साथ में वो चलता है। बीवी से बोलता है कि बीवी पहले तुम अमल करो, हम बावनों के साथ में चल रहे हैं। बीवी तुम अमल करो, हम बावनों के साथ में चल रहे हैं। यानी कि इससे ध्यान करो कि 1952 में अमलानंद के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। उसके बाद वो व्यक्ति जो उसकी बीवी है अमल नहीं करती है तो जो है बीवी लाल है, बीवी के गाल पर एक थप्पड़ देकर के उसको लाल कर देता है। यानी कि इससे ध्यान करो कि बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल इनके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और वो की गई थी 1961 से 1969 के बीच में। ठीक है। अब उसने एक थप्पड़ दे दिया। थप्पड़ देने के बाद जो उसकी जो बीवी है वो रूस कर भाग जाती है और भागने के बाद वो चलते चलते सीधी कालीबंगा में पहुंच जाती है। और कालीबंगा में जाने के बाद सीधा इस उसमें ये जो प्राचीर है, सुरक्षा प्राचीर है, इससे होकर के वो इसमें प्रवेश कर जाती है। और वहां पर पहुंचने के बाद वो बोलती है कि मेरे को देखो यहाँ पर कुछ क्या देते हैं, कुछ मकान देते हैं, कुछ ये जो प्राचीर है वो दिखी है। तो वहां जाके उसने देखा सबसे पहले कि भाई पश्चिम में यहाँ पर तो टीले दिख रहे हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, पश्चिम में टीले। थोड़ा सा और आगे बढ़े, उन्होंने पूरब की साइड में भी जाके टीले देख लिए। तो जो मेन ध्यान रखने की बात है कि हमें यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं। 2 टीले हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और 2 टीले कौन कौन सी दिशा में है, एक तो है पश्चिम दिशा में और दूसरा है पूर्व दिशा में। तो देखो अब बात यह है कि पूर्व दिशा में जो टीला मिला है उसके अंदर उन्होंने जाकर के देखा। यानी कि एक व्यक्ति ने जब अपनी बीवी को लेकर के जाता है और यहाँ पर देखता है कि भाई पहले तो पूर्व वाले को देखते हैं। तो पूर्व वाले को जब वो देख रहा था तो उसने जैसे ही इसके अंदर प्रवेश किया तो उसने सबसे पहले क्या देखा कि भाई यहाँ पे जो है एक सिटी है, बहुत बढ़िया तरीका से अच्छी सिटी दिख रही है। यानी कि यहाँ के मकानों को स्थिति को देखते हुए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। उसके देखते हुए हमने यह अध्ययन किया कि यहाँ पर जो है सुनियोजित नगर व्यवस्था है। और वो सुनियोजित नगर व्यवस्था है वो कैसे है, आइए अब हम उसको जानते हैं। तो बीवी और एक व्यक्ति दोनों साथ में जाते हैं और जाते ही जैसे इस ये रोड है, इस रोड से होते हुए प्रवेश करते हैं। जैसे ही इससे होकर वो प्रवेश करते ही बीवी अपने हस्बैंड से बोलती है कि देखो यहाँ पर जो सड़क है वो संपूर्ण पर काट रही है। सड़क किस पर काट रही है, संपूर्ण पर काट रही है। यानी कि जो सड़क है वो यहाँ पर ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है। फिर उन्होंने दूसरी बात एक और ये भी देखी कि जो यहाँ के मकान है उनके दरवाजे आगे की ओर ना होकर के पीछे की ओर हैं। यानी कि मकान के दरवाजे
इनके जो मकान है उनके दरवाजे हैं वो हमेशा दक्षिण की ओर ही खुलते थे, यानी आगे की ओर वो मकान के दरवाजे वो नहीं खुलते थे। ठीक है, अब जैसे ही वो मकानों के पास जाते हैं, मकान के अंदर प्रवेश करने के लिए जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं मकानों के अंदर बाहर की ओर तो कोई किसी प्रकार का गेट है नहीं है, और बाहर की ओर गेट नहीं है तो गए जाते उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो मकान के आगे हैं वो चबूतरे बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुए? चबूतरे। ठीक है, चबूतरे को देखने के बाद और अंदर मकान में प्रवेश किया, उसने देखा कि वहां पर जो एक किचन बनी हुई है, और उस किचन के अंदर एक चूल्हा है जो मिट्टी का बनाया हुआ है। ठीक है, एक चूल्हा है और मिट्टी का बना हुआ है, और उसमें से जो धुआं निकालने के लिए अलग से विशेष प्रकार से छेद कर रखा है, यानी कि चिमनी की तरह बना रखा है, जिससे धुआं निकालने के लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है। वहां से अंदर और जब वो गया तो उसने देखा कि यहाँ के जो मकान है वो कच्ची ईंटों से बन रहे हैं, जो लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ की जो ये दीवार है, दीवारों के अंदर उन्होंने कच्ची ईंटों का प्रयोग किया था, और मकानों के अंदर भी उन्होंने कच्ची ईंटों का प्रयोग किया था। इस बारे में हमेशा ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से जो इसके मकान है जो कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं, उनकी आकार क्या था उसका ध्यान रखना है। 30 बाई 15 बाई 7.5, यानी कि इस आकार में यहाँ से हमें जो ईंट है वो प्राप्त होती है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 4 बाई 2 बाई 1, इस आकार की हमें यहाँ से जो ईंट है वो प्राप्त होती हैं। और यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बना होने के कारण अपन इसको दीनहीन बस्ती भी बोलते हैं। ठीक है, मकान के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं, मकानों को देखते हैं कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। उसके बाद जो उन्होंने देखा था वो और भी खतरनाक था, यानी कि उन्होंने देखा कि मकान के अंदर दीवारों में दरार पड़ी हुई है, जिसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है यहाँ पर भूकंप आया होगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो भारत में यानी विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो अपने कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने देखा कि मकान के पास अच्छी खासी व्यवस्था है, छत पे जाने के लिए सीढ़ियां भी लगाई गई हैं। और आज के समय में हमारे मकानों पर जो पटिया होती हैं और अपने लेंटर भी होते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस टाइम जो व्यवस्थाएं थी वो सबसे पहले नीचे बांस की लकड़ी लगाते थे, और उसके बाद खपरेल लगाने के बाद उसके ऊपर ईंट लगाते थे। ऐसा करके वहां की व्यवस्थाएं रहा करती थी। ठीक है, और इन लोगों के पास अपने जो आज के टाइम पे हमारे पास होते हैं बाथरूम, तो इनके पास जो स्नानागार थे उस टाइम थे। आज हमारे पास कुछ लोगों के पास है लेकिन कुछ के पास नहीं है, लेकिन उस टाइम इन लोगों के पास थे स्नानागार थे। ठीक है, और उसमें से पानी को निकालने के लिए उन्होंने कच्ची ईंटों का प्रयोग किया था। ठीक है, कच्ची ईंट नीचे बिछा करके उसके ऊपर लकड़ी की नाली उन्होंने बना दी, और बनाने के बाद जो पानी की जो सुव्यवस्था है उसको पानी ऐसा करके निकालते थे ये लोग। ठीक है, यहां तक की बात हो जाती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि यहाँ से विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहां से हमें लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विश्व में एकमात्र ये ऐसी जगह है जहां पर हमें लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब जब हम इसके बाद और अंदर मकान में जाते हैं तो हमें मकान से और कई सारी चीजें प्राप्त होती है। मकान में वो देखते हैं कि यहाँ पर जो है मकान के अंदर कोई कृषि के कई सारे औजार रखे हुए हैं। यहाँ पे जो गाय के मुख का प्याला है वो भी रखा हुआ है। ऐसी कई सारी चीजें हमें प्राप्त होती है। तांबे का हमें बैल मिल रहा है, कांसे के दर्पण मिल रहे हैं, चूड़ियां मिल रही है, हाथी दांत की चूड़ियां मिल रही है, तांबे के मड़के मिल रहे हैं। कई सारे हमें यहाँ पे जो है सामान मिले थे। यहाँ तो उनको एक चाक मिला था, यहाँ पे एक चाक मिला था, और चाक मिला है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है चाक से क्या बनाते होंगे, बर्तन बनाते होंगे। और बर्तन किससे बनेंगे? चाक से, मिट्टी के। तो यहाँ से हमें जो है एक मिट्टी का मृद भांड प्राप्त हुआ है, एक मिट्टी का मृद भांड प्राप्त हुआ है। और उस मृद भांड को हमने देखने के बाद हमें ये पता लगा है कि उस मृद भांड के चारों ओर यानी उसकी गोलाई में एक भाषा लिखी हुई है, और वो जो भाषा है वो दाएं से बाईं ओर लिखी हुई है। तो ये जो विश्व की ये भी एकमात्र ऐसी जो है सभ्यता थी या लिपि थी जो इसके अंदर लिखी हुई थी, यानी कि इसमें
बाएं से दाईं ओर लिखा हुआ था, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सैंधव लिपि। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर भी ऐसा ही लिखा हुआ था, इसलिए अपन इसको सैंधव लिपि बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक की बात होती है कि इसको अपन सैंधव लिपि बोलते हैं, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा तो नहीं गया है, लेकिन जो है बताते हैं कि ये जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ था। ये यहाँ तक की बात है। मिट्टी का भांड पाता है और भांड में क्या लगा हुआ है, सैंधव लिपि में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात आते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोगों में क्या करते हैं, वो कुछ खेती वगैरह भी करते हैं। वो क्या करते हैं, खेती। और जब खेती के बारे में हम जानकारी लेने लगे, यानी कि कृषि के बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेने लगे, तो हमने देखा कि यहाँ के जो खेत हैं वो जुते हुए हैं, और जुते होने के साथ साथ में यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पर उनके खेत हैं, खेतों के अंदर दो प्रकार की फसल यानी कि मिश्रित फसल वो लोग एक साथ में करते थे। अब जब वो एक साथ में मिश्रित फसल कर रहे हैं तो इस आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां के जो लोग थे उन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही होगा। अब सीधी सी बात है, अगर वो कृषि का व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय करेंगे तो उनके लिए वाहन चाहिएगा कुछ ना कुछ ले जाने के लिए, सामान को ले जाने के लिए। तो ध्यान रखना उस टाइम जो है ये लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, क्योंकि हमें बैलगाड़ी का पहिया मिला है इस सभ्यता से। तो इसको ध्यान रखना कि बैलगाड़ी का पहिया हमें यहां से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसी के बारे में ध्यान रखना। यहां से हमें दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और हमें यहाँ पर मिश्रित खेती के प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम आ जाते हैं पश्चिमी टीले की ओर। और यहाँ पर जब हमने टीलों के बारे में बात की थी तो हमने देखा कि यहाँ पर जो एक अलग प्रकार से भवन बना हुआ है, यानी कि ये ऐसा भवन है जहां पर हो सकता है इसमें पुजारी जैसे लोग रहते हो, क्योंकि ये सामान्य ऊंचाई से ऊंचा बना हुआ था। इसलिए ऐसा मान सकते हैं कि एक जो सम्मानजनक व्यक्ति है वो एक अलग उनके लिए रहने की व्यवस्था थी, वो अपने आप में ऊंचा था। ठीक है, तो उनके ये महल बने हुए हैं, यानी कमरा बने हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी महल के जो है पश्चिमी परकोटा है, इसके दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर जब हमने देखा तो देखने के बाद हमने ये पता लगाया कि यहाँ पर हमने 7 अग्नि वेदिकाएं बनाई हुई है क्रमबद्ध तरीका से, 7 अग्नि वेदिकाएं। अब जब हमने इसमें यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं देखी तो उन्होंने एक चीज और देखी यहाँ पर कि उन अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंडों में यहाँ पर जो है स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ था, यानी कि साधिया बना हुआ था। तो ध्यान रखना यहाँ पर हमें स्वास्तिक चिन्ह भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और जब उस हवन कुंड को और देखा तो उस हवन कुंड के अंदर हमें एक जानवर की हड्डी भी प्राप्त हुई थी, जानवर की हड्डी प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर पहले बलि प्रथा भी चलती होगी। अब जब यहाँ पर बलि प्रथा चलती है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर पशुपालन भी प्रॉपर तरीके से किया जाता होगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक हो जाती है। अब इसके बाद हम अगली बात पे आते हैं कि जब मकान के अंदर हम जाते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूर्ति वगैरह यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ के लोग पहले पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली बात आते हैं। अगली बात के लिए अपन लोग ये जो पश्चिमी टीला है और पश्चिमी टीले के जस्ट दक्षिण पश्चिम में एक जो है यहाँ पर बना हुआ था एक कब्रिस्तान, एक बना हुआ था यहाँ पर कब्रिस्तान। और उस कब्रिस्तान में जब ये दोनों लोग गए, बीवी और उसके हस्बैंड, और उन्होंने वहां पर जाके देखा और वहां पर जब खुदाई की और खुदाई के बाद उनको पता लगा कि यहाँ पर जो लोगों की अंत्येष्टि है यानी कि अंतिम संस्कार है वो कई तरीके से किया जाता है। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो कई लोगों का जो है पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान, ये 3 तरीके से यहाँ पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। यानी इसके जो कूट समाधान है इसके वहां पर कम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, इसके और इसके दोनों ज्यादा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कलश समाधान के अंदर कैसे किया जाता था कि एक व्यक्ति को उसकी समाधि लगाने के बाद उसको उल्टा लटाने, जो सीधा लटाने के बाद उसको सिर जो है उसका उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में करने के साथ में उनके साथ में एक मिट्टी का कलश
और उसके अंदर कुछ में सामान वगैरह रख के उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता था। यानी कि उसकी जो कब्र है उसके अंदर उसके सामान को भी साथ में गाड़ देते थे। यानी कि इस तरीके से इनके अंदर जो अंत्येष्टि प्रक्रिया इनकी होती थी। ठीक है, अब उन्होंने एक चीज इसके अंदर एक और देखी थी कि एक बालक की खोपड़ी में छेद भी मिला था। इन लोगों को एक बालक की खोपड़ी में छेद मिला था, जिसके आधार पर उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि यहाँ पर पहले शल्य चिकित्सा भी चलती होगी, शल्य चिकित्सा भी चलती होगी। अब जब बालक की खोपड़ी में जब छेद मिला है, जो छेद मिला है उसकी बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन मस्तिष्क शोधक। उसको बोलते हैं अपन मस्तिष्क शोधक, या अंग्रेजी में उसको अपन बोलेंगे हाइड्रोस्फोलिस। उसको बोलेंगे अपन हाइड्रोस्फोलिस। यानी कि हमें इस प्रकार से हमें वहां पर जानकारी जो प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमें कई सारी और चीज प्राप्त हुई थी, यहाँ से प्राप्त हुई थी हमें बेलनाकार मोहरें। यहाँ से हमें कई प्रकार की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई थी। जो यहाँ से मोहर प्राप्त हुई थी, वो जो मोहर थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता के समान प्राप्त हुई थी। यानी कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो विदेश की सभ्यता है। उस सभ्यता में जो मोहर प्राप्त हुई थी उस सभ्यता के समान हमें यहाँ मोहर प्राप्त हुई थी। लेकिन इसमें एक दो मुद्राएं ऐसी भी थी जिन पर व्याघ्र यानी कि चीता का चिन्ह भी बना हुआ था, और एक दो ऐसी भी मुद्राएं थी जिन पे महिला का फोटो भी लगा हुआ था। इसके आधार पर अपन यह कह सकते थे कि यहां से जो प्राप्त मुद्रा है उसको देखते हुए कि महिला का जब उस पर फोटो लगा हुआ है तो हो सकता है कि इसके ऊपर यानी कि यहाँ पर जो है मातृ शासन व्यवस्था होगी, क्योंकि एक मुद्रा के ऊपर इन्होंने एक महिला का फोटो लगा रखा है। ऐसा करके यहाँ से जो प्राप्त जानकारी है वो हमने आपको बता दी है। लेकिन इसके बाद जब बात आती है कि इसका पतन कब हुआ था, तो इसका पतन हुआ था 1919 ईस्वी के आसपास समथिंग इसका पतन हो गया था। अब बात करते हैं कि आखिर इसके पतन के बारे में अलग अलग लेखक क्या कहते हैं। तो इसके बारे में गोपीनाथ शर्मा कहता है, इसके बारे में गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि भाई यहाँ पर गग्गर नदी बहती है, यहाँ पर गग्गर नगर बहती है, और हो सकता है यहाँ पर कच्छ के रन के विस्तार के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया हो। तो कई इतिहासकार यानी कि KUR कनेडी भी ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है इनके द्वारा हो सकता है यहाँ पर कोई संक्रामक रोग फैला हो, उसकी वजह से भी इसका विनाश हो गया हो, यानी पतन हो गया हो। ठीक है, यहां तक की बात होती है। लेकिन कई इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो जिसकी वजह से इसका पतन हो गया हो। यानी कि यहां तक की हमारी ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद एक चीज ध्यान रखना कि दोस्तों यहाँ पर जो प्राप्त वस्तुएं, जितनी भी प्रकार की हमें वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग के द्वारा 1985-86 के अंदर एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी, और उसकी स्थापना के साथ में आज उसको म्यूजियम बढ़िया तरीके से बना दिया गया। आज की डेट में हम तुम जैसे लोग वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक की हमारी बात होती है। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, और